तो गाइस वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। और ये जो है आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर रखने की जो प्रक्रिया है वह जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जब चैप्टर पढ़िएगा तो आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है 100% क्लियर होगा और आपको जो है क्वेश्चन आंसर जो है याद करने की उतनी जो है आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद कीजिएगा तो वो भूल जाइएगा। आप चैप्टर जब पढ़ लीजिएगा आप सभी, तो आपको उतना जो है क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये जो है हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक से जो है हम लोग ये जो हिस्ट्री का है बुक जो है वो पढ़ेंगे पहले, उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पे जो है आपका हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। तो इतिहास के बारे में जो है कुछ हम लोगों को क्या बेसिक जो है जानकारी कुछ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इतिहास जो है वो क्या है। इतिहास जो है वो क्या है, इतिहास जो है आपका वो क्या है, इतिहास जो है आपका वो क्या है। तो इतिहास जो है वो आपके दो शब्दों के मेल से बना है, इति और हास के मेल से बना है। इति और हास के मेल से बना है, जिसमें इति का जो अर्थ होता है वह होता है ऐसा जो है अवश्य ही हुआ होगा, और हास का जो अर्थ होता है वह होता है घटित हुई घटना या निश्चित घटना। तो इतिहास में जो है हम लोग जो पढ़ते हैं अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में ही जो हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इतिहास क्या है, तो अतीत में घटित हुई घटना के बारे में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। या आप इस प्रकार भी आप बोल सकते हैं कि इस प्रकार भी आप बोल सकते हैं कि तो एक भी बोल सकते हैं कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों द्वारा जो इतिहासकार जो थे, आप इस प्रकार भी इसे डिफाइन कर सकते हैं कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों द्वारा घटित हुई घटना को फिर से उजागर करना इतिहास कहलाता है। इतिहास के जो पिता है, जनक है, वह जो है आपका हेरोडोटस है। हेरोडोटस है, इतिहास के जो पिता है आपके वो हेरोडोटस है। इतिहास को इनको जो है जनक माना जाता है। इतिहास के जो जनक है वो जो है हेरोडोटस है। और इतिहास में जो है हम लोग अध्ययन करते हैं अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में। हम लोग जो है आप एनसीईआरटी बुक के जो है लाइन बाय लाइन पढ़ना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे जो है आपका जो है वह है चैप्टर जो है आपका यहाँ पर जो है आपका चैप्टर है वह है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये यूरोप जो है आपका एक महादेश है और इसमें जो है हमें पढ़ना है राष्ट्रवाद के बारे में। तो सबसे पहले आपको राष्ट्रवाद के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में जो होती है एकता का वाहक बनाती है, राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता लाती है, वह राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का जो प्रसार जो हुआ, विकास जो होना शुरू हुआ, वह 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से ही आज शुरू हुआ था। तो यहाँ पे जो है आपका एनसीईआरटी जो बुक में दिया गया है वह आपका है यहाँ पर जो है राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का जो है प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में जो होती है एकता की वाहक बनाती है। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में जो होती है एकता का वाहक बनाती है, राष्ट्रवाद कहलाता है। आपका जो आगे हुआ है यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना का जो बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था।
यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट है कि राष्ट्रवाद की भावना का जो बीजारोपण जो है वो यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप से जो है प्रकट हुई। 19वीं शताब्दी में यह तो उन्नत एवं आक्रामक रूप में जो है सामने आई और इसके कारण भी जो थे यह यथेष्ट थे और परिणाम भी जो हुआ युगांतकारी रहा। ये जो है आपका जो है राष्ट्रवाद का विकास जो है 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति से जो हुआ था वह इसका विकास होना जो हुआ था वह स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे जो है आपके ये नेपोलियन बोनापार्ट का जो पीक है, ये जो है व्यक्ति है जिनका पीक है वो है नेपोलियन बोनापार्ट और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त जो पीक है आपका वह है आपका नेपोलियन बोनापार्ट का पीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। और ये जो थे राष्ट्रवाद के विकास करने में जो है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ पे जो है राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में जो है पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। 19वीं शताब्दी में यह तो उन्नत एवं आक्रामक रूप में जो है सामने आई और इसके कारण भी जो थे यथेष्ट थे और परिणाम भी जो हुआ युगांतकारी रहा। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिक को अभिजातीय वर्गीय परिवेश से जो है बाहर कर उसे जो है अखबारों और सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु जो है बना दिया। सर्वसाधारण की वस्तु जो है आपका वह बना दिया। नेपोलियन बोनापार्ट के जो है आक्रमण था वो। यहाँ पे जो है आपका वह है कि यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन की अभियानों द्वारा नव युग का जो है संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की जो परिधि से जो है बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा जो है प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का जो हुआ मार्ग प्रशस्त हुआ। और दूसरी तरफ जो थी आपकी नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरोध जो है यूरोप में जो है देशभक्ति पूर्ण जो है आपका विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, आपके बोर्ड एग्जाम में यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना में। और ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था। चलिए यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट दिया गया वो है आपका यहाँ पर वह है ऑस्ट्रिया की, यहाँ पर है जो है विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने जो है अस्त व्यस्त जो ध्वस्त कर दिया था। जो आपके यहाँ पे जो आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना में। और वियना सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था, 1815 में हुआ था। ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका जो नेक्स्ट पेज है वो है आपके यहाँ पर वह है यहाँ पर आपका वह है था, परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में जो थे असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को जो है निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में जो है उभर रही थी। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी, सन 1815 ईस्वी में जो हुआ आपका वियना सम्मेलन हुआ और उसका जो है मेजबानी जो था आपके ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था, मेटरनिख था। और ये जो था वियना सम्मेलन की मेजबानी किया था मेटरनिख ने। यहाँ पे जो है सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिख जो था वो क्या था, घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस,
पारसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य जो था यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था। चलिए आपका जो नेक्स्ट पेज है वह है आपका यहाँ पर ये जो है आपके जो है मेटरनिक है, ये जो है मेटरनिक है था जिसने नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की जो देन थी उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना जो करना वो मेटरनिक व्यवस्था का जो था उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से जो था यूरोप में जो है नेपोलियन युग का जो है अंत होता है और मेटरनिक युग का जो है शुरुआत होता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वियना सम्मेलन के माध्यम से किस युग का अंत हुआ, तो नेपोलियन युग का अंत हुआ, और किस युग का जो है शुरुआत हुआ, तो मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में जो है विभाजित कर दिया। मेटरनिक जो था वह इटली पर अपना आधिपत्य, अपना अधिकार जमाने के लिए उसे छोटे छोटे राज्यों में जो था उसे विभक्त कर दिया, यानी खंडित कर दिया। रोम और उसके आसपास के जो यहाँ पे जो है खंडित कर दिया या विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो राजवंश के जो सम्राट फर्डिनेंड थे उनको दे दिया गया, और रोम और उसके आसपास के जो राज्य पोप को जो सौंप दिए गए, पोप जो है व्यक्ति का नाम है, सौंप दिए गए। लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर जो है ऑस्ट्रिया की प्रभुता जो है कायम हुई। पार्मा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत जो है हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया, तथा जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के जो है राज्य में जो है सम्मिलित कर दिया गया, मिला दिया गया। उसके बाद जो हुआ आपका हुआ कि जर्मनी में जो था आपके 39 जो है रियासतों का जो है संघ कायम रहा, जिस पर जो अप्रत्यक्ष रूप से जो थी ऑस्ट्रिया का जो था अधिकार रहा, स्थापित किया गया। ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जागे, यानी राष्ट्रवाद जो था उनका विकास जो है राष्ट्रवाद का विकास न हो, लोगों में दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन जो है आपका मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजयी थी, लेकिन यह व्यवस्था जो था अस्थायी साबित नहीं हुई, लागू हुआ और फिर जो है वह जल्द ही समाप्त हो गया, और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का जो है प्रसार होना शुरू हो गया, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश जो है प्रभावित हुए। यूरोप में जितने भी देश होते थे वह सभी जो है आपके प्रभावित हुए कि नहीं, जो है राष्ट्रवाद का विकास होना जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फ्रांस में वियना जो है व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को जो है स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया, तथा लुई 18वां फ्रांस का जो है राजा बना। लुई जो है एक जो राजा वहाँ का फ्रांस का जो था उसका नाम है, और ये 18वां जो है वह लुई जो था वह फ्रांस का 18वां राजा बना था, इसलिए उसका जो पूरा नाम जो पड़ा हुआ बना आपका वह लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर लुई 18वां जो है फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांस की जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को जो है थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का जो है प्रयास किया, तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से जो है संवैधानिक घोषणा पत्र जो है जारी किए गए, जो कि 1848 ईस्वी तक जो है फ्रांस में चलते रहे। चार्ल्स 10वां के शासनकाल में इसमें जो है कुछ परिवर्तन किए गए। चार्ल्स 10वां के जो शासनकाल में जो हुआ कुछ परिवर्तन हुआ, परंतु इसका परिणाम जो है 1830 ईस्वी की क्रांति के रूप में जो है सामने है। 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति जो हुई उसमें जो है इसका जो है
परिणाम जो है सामने है। का नेक्स्ट पेज में जो दिया गया है वह है जहाँ पे जो है आपको जो फैक्ट दिया गया है वहाँ पे आपको एक्सप्लेन के साथ बताया जा रहा है, और जहाँ पे जो है आपके बोर्ड एग्जाम में नए क्वेश्चन पूछा जाता है उसको उतना जो है आपको डीप में नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा तो डीप में उसको पढ़ाने से जो है कोई फायदा नहीं है। जुलाई 1830 की क्रांति, चार्ल्स दासवा जो था एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी जो था आपका एक शासक था। एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा कि चार्ल्स दासवा जो था कैसा शासक था, तो वह एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी जो था शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को जो था दबाने का कार्य कर रहा था या किया था। उसने अपने शासन काल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध जो है उत्पन्न किए, और उसके द्वारा जो है प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री जो है बनाया गया। चार्ल्स दासवा था वह निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जो है पोलिगनेक को बनाया गया। पोलिगनेक ने पूर्व में लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर जो है शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की जो है स्थापना तथा उससे विशेष अधिकारों से जो है विभूषित करने का जो है प्रयास किया। उसके इस कदम को जो है उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध जो है षड्यंत्र जो है समझा, और प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने जो है पोलिगनेक के जो है विरोध में जो है गहरा असंतोष प्रकट किया। और उसके बाद जो हुआ चार्ल्स दासवा ने इस विरोध के प्रति या प्रतिक्रिया स्वरूप जो है 25 जुलाई 1830 ईस्वी को जो है 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का जो है गाला घोटने का जो है प्रयास किया गया। इन अध्यादेशों के विरोध में जो है पेरिस में जो है क्रांति की लहर जो है दौड़ गई, और फ्रांस में जो है 28 जून 1830 ईस्वी को जो है आपका 28 जून फ्रांस में जो है आपको यहाँ पर जो है आपका जो है आपका यहाँ पे जो है फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से जो है गृह युद्ध जो हुआ आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। परिणाम तो जो हुआ आपका चार्ल्स दासवा जो है फ्रांस की राजगद्दी को त्याग कर इंग्लैंड जो है पलायन कर दिया, यानी भाग गया। चार्ल्स दासवा ने जो है जो आपका फ्रांस की जो है राजगद्दी को त्याग कर वो इंग्लैंड पलायन कर यानी भाग गया। और उसके बाद जो हुआ, और इस प्रकार जो है फ्रांस के में जो है बूर्बो राजवंश का जो शासन का जो हुआ अंत हो गया। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर वह है फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बूर्बो राजवंश के जो है स्थान पर आर्लिया वंश की जो है गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादी पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सहायता प्राप्त की थी। ये जो लुई फिलिप थे वह जो थे आर्लेन्स जो है वह आर्लिया वंश की जो गद्दी सौंपी गई। ये लुई फिलिप किस वंश का था, तो आर्लेन्स का जो है वंश की जो गद्दी को इसको सौंपी गई, और इसी वंश का ये जो था शासक था। लुई फिलिप ने उदारवादी पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से जो है सहायता प्राप्त की एवं उसकी नीतियां उदारवादी पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र जो है नियमित रही। उसके बाद जो है आपका है 1830 की क्रांति है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर है 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति का प्रभाव, यानी जो है 1830 में जो क्रांति हुई थी उसका जो है प्रभाव राष्ट्रवाद पर क्या पड़ा। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादियों का जो है प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति जो है मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की जो थी देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को जो था निर्मूल सिद्ध किया। इसका प्रभाव जो है संपूर्ण यूरोप पर जो है पड़ा, और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की जो है भावना का जो है प्रस्फुटन जो है जिस प्रकार हुआ उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण जो है वह संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का जो है मार्ग प्रशस्त किया। और इटली
तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी। एक बोर्ड एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट नहीं बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट, याद रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट, याद रखिएगा। उसके बाद जो था आपका हुआ यही कि उसके कारण जो आंदोलन उठ खड़े हुए और आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के जो खिलाफ जो था आवाज जो है उठने लगा, या आवाज जो है उठने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति का पृष्ठभूमि जो है तैयार कर दी गई। उसके बाद जो है आपके सन 1848 ईस्वी की क्रांति हुई और उसके बाद जो हुआ वह परिणाम जो है आपके सामने आया हुए, उसमें जो है परिणाम है जो आपको यहाँ पर आगे बताया जा रहा है। सन 1848 की क्रांति, लुई फिलिप एक जो है उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। वह केवल अपने बारे में ही सोचा करता था, जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा करता था, वो केवल अपने बारे में सोचा करता था। वह बहुत ही जो था आपका महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का जो है अवलंबन करते हुए सन 1840 में जो है गीजो को प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया, यानी गीजो को जो है प्रधानमंत्री बनाया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। गीजो जो प्रधानमंत्री बना 1840 में, वह कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरोध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत में भी था। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की जो है सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में जो है देश में भुखमरी एवं बेरोजगारी व्यापक होने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना जो है होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को, सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को जो था वह पेरिस में जो है थियर्स के जो है नेतृत्व में 22 फरवरी 1848 ईस्वी को जो है पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में जो है एक विशाल भोज का आयोजन किया गया और जगह जगह पर जो है अवरोध लगाए गए। लुई फिलिप को जो है गद्दी छोड़ने पर जो है मजबूर किया गया। उसके बाद जो हुआ आपका वह हुआ कि लुई फिलिप जो है वह गद्दी त्याग कर जो है ये भी प्लान कर गया इंग्लैंड, यानी भाग गया। 24 फरवरी को जो है लुई फिलिप जो है गद्दी त्याग किया और इंग्लैंड चला गया, यानी गद्दी त्याग कर इंग्लैंड भाग गया। तत्पश्चात जो है नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार का जो है प्रदान किया। यानी जो है वहाँ पर जो था वहाँ पे जो है वोट देने का जो है किसी को जो था अधिकार जो है 21 वर्ष पर नहीं था, लेकिन जो है वहाँ पे नेशनल असेंबली ने जो है गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के जो पुरुष हो जाते थे उन्हें जो है वयस्क मनुष्य जो हो जाते थे उन्हें जो है मत देने का अधिकार दिया गया, यानी वोट देने का जो है अधिकार दिया गया और काम के अधिकार की गारंटी दी गई। गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन, गणतंत्रवादियों का जो नेता था वो था लामार्टिन एवं सुधारवादियों का जो नेता था वो था लुई वाला था। जो गणतंत्रवादियों का जो नेता था वो था लामार्टिन एवं सुधारवादियों का जो नेता था वो था लुई वाला था। उसके बाद जो हुआ आपका उसके बाद जो है शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। उसके बाद जो है लुई नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बना, यानी फ्रांस का जो है राजा बना। इस क्रांति ने न सिर्फ जो है फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से जो है प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का जो है फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा
राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांग को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर जो था आधारित था। आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका यहाँ पर इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक जो था भौगोलिक अभिव्यक्ति था, जहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे और इस कारण वहाँ अलगाव की जो भावना थी इटली के राष्ट्र के रूप में जो था, इटली के राष्ट्र के रूप में ये जो मैप है आपके वो इटली के जो एकीकरण जब नहीं हुआ था उसका है। इटली के एकीकरण का जो पूर्व का जो है ये मैप है, और जब इटली का एकीकरण 1871 में हुआ उसके बाद जो है इटली का एकीकरण का जो है मैप ये हुआ आपका जो है 1871 में जो है इटली का एकीकरण हुआ, और जो इटली के एकीकरण का पूर्व जो था इस प्रकार का था, और जब इटली का एकीकरण 1871 में हुआ तो इटली जो था उस प्रकार का है। चलिए आपका जो है नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है वो है आपका वह है कि स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावे जो है कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, अतः एकीकरण में इनका विरोध असंभव था। इधर राजधानी रोम में भी पोप के जो है प्रभाव थी, और पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टि से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में। इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी। उसके बाद जो हुआ आपका वह हुआ कि परंतु जो हुआ इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का जो है विकास जो हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ जो है स्पष्ट रूप से जो है पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में जो है अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में जो है गठित किया, यथा सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन तथा ट्रांसपेडन। उसने जो है यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को है एक शासन के अधीन जो है लाया। इन सभी कारणों से जो है वहाँ जागृति आई। नेपोलियन के पतन जो है 1814 के पश्चात जो है वियना कांग्रेस 1815 में, वियना कांग्रेस जो हुआ था 1815 में हुआ था। इटली को पुराने रूप में लाने का उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों पिडमाउंट और सांद्रिया का जो है एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली का एकीकरण जो है तय होने लगी। इटली का एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वह तय होने लगी, और इटली का जो एकीकरण जो था आपका 1871 में हुआ। इसी प्रकार जो था आपका इटली का एकीकरण की प्रक्रिया जो थी वह तय होने लगी, और इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन जो है होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनारी जो है राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की जो है स्थापना करना। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ जो है मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कार्बोनारी जो संस्था थी उससे जो है संबंध किसका था, तो जोसेफ मेजनी जो था वह इस दल से जो है संबंध रखता था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से जो है इटली में भी अछूता नहीं रह सका, और यहाँ भी नागरिक आंदोलन जो है शुरू हो गए। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलन का जो है उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में जो है एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का जो है प्रयास किया। उसके बाद जो है लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? मेटरनिक था। मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को जो दबा दिया गया, और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। यानी मेजनी जो है इटली से पलायन कर यानी भाग गया। फिर दोबारा ये जो है मेजनी नहीं बना, और फिर जो है आपका वहाँ पर जो है
आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि मेजनी कौन था, मेजनी कौन था। तो ये जो है बोर्ड एग्जाम 2010 से लेकर 2022 तक जो जितने भी एग्जाम हुआ है उसमें यह लगभग जो है 2 से 3 बार जो है आपके क्वेश्चन पूछा गया है। 2 से 3 बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है मेजनी वो क्या था, मेजनी कौन था। तो मेजनी जो था आपका वो मेजनी जो था आपका वो साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का जो था समर्थक था और योग्य सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को भी बेहतर समझ नहीं रखता था। अतः उसमें जो है आदर्शवादी गुण जो था वह अधिक था और व्यवहारिक जो गुण था वह बहुत ही कम थे। व्यवहारिक गुण जो थे आपके कम थे। ये जो मेजनी के अंदर अपनी पराजय के बाद हारने के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली, आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था। तो यंग इटली की स्थापना जो है मेजनी ने किया था। और कब किया था? 1831 ईस्वी में किया था। यंग इटली नामक जो है संस्था की स्थापना की, जिसने नवीन इटली का निर्माण में जो है महत्वपूर्ण जो है भाग लिया। इसका उद्देश्य इटली के प्रादीप से जो है विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। और सन 1834 में जो है यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। ये मेजनी जो था आपके 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का जो है स्थापना किया। आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि यंग यूरोप का जो है स्थापना किसने किया था। तो मेजनी ने किया था। और कब किया था? तो 1834 में किया था। यंग इटली 1831 में मेजनी ने किया था और यंग यूरोप 1834 में मेजनी ने किया था। चलिए यहाँ पर जो है आपका जो है वो है आपका कि सन 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। और सन 1848 में जब फ्रांस संहिता यूरोप की क्रांति के दौर आया तो मेटरनी को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। और इसके बाद जो है इटली की राजनीति में पुनः जो है मेजनी का आगमन हुआ। जो है मेजनी का जो है आपका इटली के राजनीति में जो है दोबारा आगमन हुआ। मेजनी जो है दोबारा फिर जो है वहाँ का जो है सम्राट बना। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण और उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक जो है चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांत का मतलब होता है राज्य का विलय चाहता था, विलय यानी मिलाना चाहता था। उधर पोप भी इटली के धर्म राज्य बनाने का पक्षधर था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के जो है एकीकरण का जो है मार्ग में जो है अवरुद्ध हो गया था। और कालांतर में जो है ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर जो है आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट, सार्डिनिया के शासक कौन था? तो चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई थी। और ऑस्ट्रिया की हस्तक्षेप से जो है इटली में जो है जनवादी आंदोलन का जो है कुचल दिया गया। और इस प्रकार जो है मेजनी की पुनः जो है हार हुई और वह पलायन कर भाग गया, फिर दोबारा जो है हार गया और भाग गया। यहाँ तक जो हम लोग पढ़े हैं यहाँ तक हम लोग जो पढ़े हैं, अब इसका जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो आपका पॉइंट बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, उसका हम PDF बनाए हैं, वो भी आपको बता दे रहे हैं। ये जो चैप्टर आप जब पढ़िएगा तो आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो पूरा जो क्लियर होगा, ठीक है। तो हमारे देखने से जो है आप चैप्टर पढ़िए, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे जो है आपका वियना कांग्रेस जो है 1815 में हुआ था। अभी आपको हम बताए थे कि वियना कांग्रेस जो है 1815 में हुआ था। और मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। और वियना सम्मेलन के जो माध्यम से जो हुआ आपका नेपोलियन युग का जो है अंत हुआ और मेटरनिक युग का जो है शुरुआत हुई। फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा जो था बूर्बो वंश की जो है स्थापना हुई थी। और उसके बाद जो था आपका चार्ल्स जासुआ जो था एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी एक शासक था। और 1831 ईस्वी में मेजनी ने जो यंग इटली और 1834 में जो है 1834 में जो है आपका यंग यूरोप नामक की जो है
1831 में मेजनी ने जो है यंग इटली और 1834 में जो है यंग यूरोप की जो है स्थापना की थी। एक संस्था थी यंग यूरोप और यंग इटली। यंग इटली की स्थापना जो हुई थी आपके 1831 में हुई थी, मेजनी ने किया था 1831 में, और 1834 में जो था आपका यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। आज जो है वीडियो बनाते समय जो है लाइट जो है 2 से 3 बार कट गया है, जिसके कारण जो है आपका वीडियो जो है बहुत ज़्यादा जो है लेट से मिल रहा है।